हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्वचरितम के सार के बारे में। ठीक है, विश्वचरितम में क्या घटना बताई गई है और ये इसकी संपूर्ण घटना के विस्तार से देखेंगे। ठीक है, विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे सार के अनुसार, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को भी इसमें हम साथ लेके चलेंगे। तो विष्णुचरितम लिखा है दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखा है। तो उसका जो अष्टम उच्छ्वास है ना, वो विष्णुचरितम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों की कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें 10 राजकुमार हैं, मतलब राजा के पुत्र, और अन्य पुत्र होते हैं जो आके आपको पता चल जाएगा। 10 कुमार मतलब 10 लोग होते हैं जो कुमार होते हैं, छोटे छोटे, इसलिए इनको क्या नाम रखा गया, 10 कुमार चरितम। ठीक है, मगध देश का इसमें वर्णन किया गया है। मगध देश में पुष्पुर नामक नगर में, ठीक है, एक नगर था जिसका नाम था पुष्पुर। उसमें एक राजा थे, महाप्रतापी राजा थे, राजहंस। ठीक है, राजहंस नामक महाप्रतापी राजा राज करते थे। कहाँ पे? मगध देश के पुष्पुर राज्य में। ठीक है, तो उनकी पत्नी का नाम था वसुमती। और वसुमती क्या थी? बहुत ही सुंदर थी और गुणवती थी, यानी कि सुंदर तो थी और गुणवान भी थी। एक बार क्या था कि राजहंस ने मालवराज मानसार पर आक्रमण किया। ठीक है, ये भी एक राजा था, उन पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। ठीक है, मालवराज ने तब शिव की उपासना की और उनसे दिव्य शक्ति का वरदान प्राप्त किया। ठीक है, जब हार गया मालवराज तो क्या कहते हैं, उसने शिव की तपस्या की, उपासना की और दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, राजहंस पर आक्रमण कर दिया दोबारा। ठीक है, जो राजा थे मगध के देश के पुष्पुर नगर नामक में, उन पर आक्रमण करके क्या हो गया, सारा चीज़ उनका छीन लिया। ठीक है, उन्हें परास्त किया तथा उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। जाहिर सी बात है, जब जीत जाते हैं तो राज्य उनके अधीन आ जाता है, उनके अंडर काम करने लगता है। तो राजहंस जो थे उन्होंने क्या किया, अपने वृद्ध मंत्रियों धर्मपाल, पद्मोदभव और शीतवर्मा तथा अपने परिवार के साथ विंध्याटवी के आश्रय लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, विंध्याटवी के आश्रम में चले गए वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, कि यहाँ अब सेफ नहीं है, ये लोग बंदी बना के कारागार में डाल देंगे, इससे छाप हम लोग निकल जाते हैं। ठीक है, धर्मपाल जो उनके थे मंत्री थे, धर्मपाल के सुमंत, सुमित्र और कामपाल पद्मोदभव के सुश्रुत और रत्नोदभव तथा शीतवर्मा के सुमति और सत्यवर्मा नामक पुत्र हुए। ठीक है, उनके क्या हुए, जो देखो 10 कुमार चरितम में बोला था, 10 कुमार चरितम मुझे, तो उसमें कुछ राजा का पुत्र थे और उसमें क्या थे, कुछ जो मंत्री थे उनके पुत्र थे। तो उनके टोटल मिला के क्या थे, 10, इसीलिए इसका नाम पड़ा है 10 कुमार चरितम। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या हुआ था है कि क्या कहते हैं, जो इसमें कामपाल थे और रत्नोदभव और सत्यवर्मा विदेश चले गए और शेष अपने पिताओं की मृत्यु के पश्चात मंत्री बन गए। ठीक है, तो मंत्री होते हैं तो उन्हें मंत्री बना दिया जाता है राज्य के। ठीक है, कुछ समय के पश्चात जो है राजा जो थे, उनकी पत्नी जो थी वसुमती, उनका भी एक क्या हुआ, पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, राजा के मंत्री भी इसी बीच पुत्रवान बने, यानी कि जो पुत्र प्राप्त, जैसे पुत्र पैदा हुआ तो आसपास सभी जो मंत्री थे उनके भी यहाँ पे कुछ पुत्र पैदा हुए थे, जो टोटल मिला के 10 थे। कामपाल, रत्नोदभव और सत्यवर्मा के पुत्र भी किसी न किसी प्रकार से राजहंस के पास आ गए। राजा के मित्र प्रहार वर्मा के 2 पुत्र उनकी मृत्यु के पश्चात उनके राजहंस पा लिए गए, राजा राजहंस पास लाए गए। ठीक है, उनके मंत्रियों को, तो राजा जो राजहंस थे उनके पास जो है मंत्रियों के बेटे आए और उनके भी बेटे आए। टोटल मिला के उनकी संख्या कितनी थी, सभी कुमारों की संख्या 10 थी। सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित तालिका के आधार पर कुमारों का परिचय दिया गया है। ठीक है, कुमारों का परिचय देख लेते हैं कौन किसके थे। तो राजहंस जो थे मगध के राजा, उनके राजवाहक थे। प्रहार वर्मन जो विदेश का राजा तथा राजहंस का मित्र था। अब उसके पुत्र थे अपहार वर्मा और उपहार वर्मा। ठीक है, धर्मपाल राजमंत्री थे, उनके सुमंत, सुमित्र और कामपाल, और उनके जो पुत्र थे मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, अर्थपाल। ठीक है, उनके नाम थे। पद्मोदभव जो थे राजा का मंत्री था, वो भी सुश्रुत और रत्नोद्भव, उनके भी 2 पुत्र, उनके एक पुत्र, एक विश्रुत और एक पुष्पोद्भव। शीतवर्मा जो एक और मंत्री था उनका, उनके सुमति और सत्यवर्मा, उनके 2 बेटे हुए, एक बेटे हुए, प्रमति और सोमदत्त। ठीक है, तो ये जो है आप डायग्राम बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, कहानी के लिए आपको कैरेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा। 10 कुमार चरित्र में इन कुमारों के अनुभव का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, इन कुमारों की जो भी घटना घटी है उसी का वर्णन किया गया। अभी तक तो थोड़ी भूमिका बताई जा रही थी कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, कहाँ से हुआ, पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास में, ठीक है, 10 कुमार चरितम 8 उच्छ्वास में, उत्तर पीठिका किसी भी प्रकार के विभाजन से युक्त है। ठीक है, मैंने बोला था कि 10 कुमार चरितम 10, ठीक है, जो अष्टम उच्छ्वास है वो क्या कहते हैं, विष्णु चरितम के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना कौन सी है, अष्टम उच्छ्वास की है। ठीक है, विष्णु चरितम की कथा 10 कुमार चरितम नामक भाग से अष्टमोच्छ्वास में आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया। इसमें
विश्रुत शेष कुमारों को अपना यात्रा अनुभव सुनाता। जो विश्रुत जो थे राजा का पुत्र था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पद्मोद्भव सुश्रुत वाले विश्रुत, तो वो क्या सुनाता है, उनकी घटना सारी बताता है कि विंध्याचल में घूमते हुए विश्रुत को भूख और प्यास से पीड़ित लगभग 8 वर्ष का एक बालक मिलता है। वह विश्रुत से कहता है कि उसका एकमात्र आश्रय रूप वृद्ध इस कुएं में गिर गया है जिसे वह स्वयं निकाल नहीं सकता। तब विश्रुत एक लता की सहायता से उस वृद्ध को कुएं से बाहर निकालता है और बांस की नली से, ठीक है, बांस की नलियाँ जो होती हैं, लताएं जो होती हैं बड़ी मोटी होती हैं, तो उसे डाल के उसे खींचा और बांस की नली से क्या कहते हैं, उन्हें उनकी प्यास बुझाई, ठीक है। और पत्थर के टुकड़े से गिराकर अत्यंत ऊंचाई से लगे हुए लीकुच, आज की भाषा में लोकाट के फलों को अपनी भूख मिटाई, ठीक है। तो उसने क्या किया, विस्तृत उनके निकालता है उस वृद्ध व्यक्ति को जो कुएं में गिर जाता है, और वो बालक छोटा बालक होता नहीं निकाल पाता, तो उसे क्या, जब निकाल लेता है तो उसे पानी पिलाता है और क्या कहते हैं, उसे थोड़ा बहुत फल उल खिलाता है तोड़ के। इसके पश्चात वह वृद्ध पुरुष उससे उन दोनों का विषय में पूछता है। वृद्ध बताता है कि, ठीक है, विश्रुत जो होता है वृद्ध पुरुष से पूछता है। जो विश्रुत होता है वो तो राजा का मंत्री का बेटा होता है, परंतु ये जो लड़का और वृद्ध होते हैं उससे पूछता है कि आप लोग कौन हैं भाई, बताओ, ठीक। तो वो वृद्ध व्यक्ति बताता है कि ये बालक विदर्भ का राजकुमार भास्कर वर्मा है, ठीक है। वो लोग भाग के आए होते हैं किसी राज्य से, ठीक है। विदर्भ जो राम होता है उसके राजकुमार होते हैं, बचाने के लिए लेके आ जाता है। उसके पितामह, देखो यहाँ बताया गया है, पितामह पुण्य वर्मा एक कुशल एवं गुण संपन्न प्रशासक थे, किंतु उनका पिता अनंत वर्मा राजनीति में सर्वथा विमुख होने वाला था, इसलिए वह विमुखता का और भोग विलास के प्रति उसकी आसक्ति का लाभ उठाकर अश्वमकराज बसंत भानु, जो भी विदर्भ शासन के अधीन रहने वाला एक सामंत था, उसने क्या किया, षड्यंत्र रच के अनंत वर्मा को मार देता है, क्योंकि वो भोग विलास में ज़्यादा अनंत वर्मा लगा रहता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, धोखे से उसको मार दिया, ठीक है, और क्या किया, उसके राज को अधीन कर लिया अपने। विधिमंत्री व सुरक्षित नालीजंघ सदृश कुछ अन्य विश्वस्त पुत्रों के साथ मिलकर इस बालक, इसका माता देवी वसुंधरा और बड़ी बहन 13 वर्ष की मंजू वादिनी को लेकर वहाँ से निकल भागा, ठीक है। तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति था ये बालक को लेकर क्या हुआ, भाग चला, जिससे इसकी जान बच जाए। मार्ग में ही तीव्र ज्वर के कारण वह सुरक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो जो उनके मंत्री भी आए थे वह सुरक्षित, वो बुखार होने के कारण क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तब वह नालीजंग तथा शेष पुरुषों के अनंत वर्मा के सौतेले भाई महिष्मती के राजा मित्र वर्मा के पास जाता है। तो मित्र वर्मा के रात पहुंचता है तो सबको पहुंचा दिया, ठीक है। मित्र वर्मा के पास सबको पहुंचा देता है, जितने भी सब कोई थे भाई बहन। मित्र वर्मा दुष्ट प्रवृत्ति का था, और जहाँ पे पहुंचाया वो मित्र वर्मा वो क्या था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। देवी वसुंधरा पर उसकी कुदृष्टि थी। वसुंधरा जो देवी थी, राजधानी थी, उसकी क्या थी, कुदृष्टि थी। उनके द्वारा धिक्कारे जाने पर विक्रमवर्मा ने उस बालक को मारने की इच्छा की, ठीक है। तब देवी वसुंधरा ने नालीजंघ को इस बालक के साथ किसी सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश दिया। मित्रवर्मा के सैनिकों के डर से ये दोनों भटकते भटकते विंध्याटवी पहुंच गए। यहीं पर बालक को प्यास को शांत करने की इच्छा से कुएं से जल निकालने के प्रयास में वह गिर पड़ता है, ठीक है। जो अभी ऊपर कहानी चल रही थी कि वो बालक आता है कि आप कुएं से बूढ़े हमारे गिर गए हैं मित्र, उनको निकाल दीजिए, वही घटना बता रहा है कि बालक को प्यास लगती है, पानी निकालने जाता है तो वो क्या होता है, गिर जाता है उसमें, ठीक है। हाँ रक्षक जो थे विश्वकर्मा के क्या कहते हैं जगह पे बालक को प्यास लगती है तो चला जाता है। नीली जंग विस्तृत को कहते हैं कि आज से वही उस बालक की रक्षा करेगा, ठीक है। वो बता कि आज से मैं इस बालक की रक्षा करूंगा। विस्तृत और नीली जंग ने परस्पर वार्तालाप से सिद्ध होता है कि विस्तृत के पिता और भास्कर वर्मा की माता वसुंधरा के नाना एक ही थे, ठीक है। तब विस्तृत संकल्प करता है कि अस्मकराज को मारकर वह इस बालक के पिता के राज का अधिकारी बनाएगा। इतने में एक व्याध वहां आ पहुंचता है। उससे ज्ञात होता है कि मित्रवर्मा ने राजा चांडवर्मा के भाई प्रचंडवर्मा के साथ मंजुवादिनी का विवाह निश्चित कर दिया है, ठीक है। मंजुवादिनी का क्या कर दिया है, विवाह निश्चित कर दिया है। विस्तृत समझ जाता है कि इस रीति में मित्रवर्मा देवी वसुंधरा को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। वह नालीजंग को फूल की माला और वत्सनाभ नामक विष देकर उसके संदेश के साथ रानी के पास भेजता है। योजना इस प्रकार थी कि नालीजंग और रानी यश प्रसिद्ध करवाया कि भास्कर वर्मा एक सिंह के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात नीली
नाली जंग के माध्यम से रानी मित्रवर्मा के पास संदेश भेजे कि जिस बालक के कारण उसने उसके प्रस्ताव का तिरस्कार किया, वही बालक अब नहीं रहा, अतः वह आज के बाद उसकी संज्ञा का ही पालन करेगी। जब वह उसके पास जाएगा तो वह स्नाब औषधि से मिले हुए जल में इस माला को डुबोकर उसके वृक्षस्थल पर उसके प्रहार करे और कहे, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो माला का यह प्रहार उसके लिए तलवार का प्रहार बन जाए। पुनः उसकी माला को अन्य औषधि में मिले हुए जल में डुबाए और पुनः पुत्री मंजुवादिनी को पहनाए। मित्रवर्मा के मारे जाने और मंजुवादिनी के जीवित रहने पर प्रजाजनों में रानी वसुंधरा के प्रभाव की वृद्धि हो जाएगी। इसके पश्चात प्रचंड वर्मा को संदेश भेजे कि यह राज्य शासक विहीन है, अतः राज्य के सभी मंजुवादिनी को स्वीकार कर लें। ठीक है, तब तक हम दोनों कपाली के भेष में शमशान में रहेंगे। इसके पश्चात रानी वृद्ध मंत्रियों और विश्वस्तजनों को बुलाकर कहे कि मैंने आज एक स्वप्न देखा। देवी विंध्यवासिनी ने दर्शन देकर कहा कि आज से चौथे दिन प्रचंड वर्मा मर जाएगा। व्याधि रूप धारण करके मैंने तुम्हारे बालक की रक्षा की। यह बालक एक द्विज कुमार के साथ 5वें दिन मंदिर से निकलेगा। यह प्रचंड वर्मा को मारकर तुम्हारे बालक को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। यह बालिका मंजुवादिनी उस द्विज कुमार के लिए मेरे द्वारा पति के रूप में निश्चित की गई है। विश्रुत की योजना के अनुसार सारा कार्य संपन्न हो जाता है। विश्रुत भी कपाली के वेश में महिष्मती पहुंचता है और फिर एक बहुरूपीय के वेश धारण करके प्रचंड वर्मा का मनोरंजन करता है और अवसर पाकर उसे छुरी से मारकर बसंत भानु को उसकी मृत्यु का कारण घोषित कर देता है। अगले दिन योजना के अनुसार वह मंदिर में दुर्ग की प्रतिमा के नीचे से उस बालक के साथ निकल आता है। देवी वसुंधरा उसी दिन उसका विवाह मंजुवादिनी से करा देती हैं। भास्कर वर्मा का उपनयन कराकर पुरोहित के द्वारा उसे राजनीति के ज्ञान से युक्त बनाने लगा। विष्णु जानता था कि कुशल सहायकों के बिना राज्य संचालन संभव नहीं, अतः वह नाली जंग के माध्यम से मित्रवर्मा के अमात्य आर्यकेतु, जो कि रानी वसुंधरा के समान कौशल वंश का था, के मन के भावों को जानने का प्रयास करता है, उसे अपने अनुकूल जानकर अपना सहायक बना लिया। उसकी सहायता से सुचारू रूप से राजकीय कार्यों का निर्वाह करने लगे। यही थी इसकी घटना। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ गया। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि विष्णु चरित्र के प्रमुख पात्रों का परिचय। ठीक है, ये कहानी जो थी सिंपल सी यही थी। अब हम इसके जो क्या कहते हैं पात्र हैं उसके बारे में अच्छे ढंग से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।